खास चर्चा की और खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम दिल्ली की राजनीति पर करने वाले हैं, चुनावी गणित पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बार कुछ ज्यादा दिलचस्प दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष की कोशिश चल रही है क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। अपने स्टार प्रचारकों को कांग्रेस ने भी मैदान में उतार दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी है। नई दिल्ली सीट से अपने उम्मीदवार संदीप दीक्षित के प्रचार के लिए राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संदीप दीक्षित के बहाने कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ दिखाना चाहती थी मजबूत लड़ाई, लेकिन जंग से तो सेनापति अब तक पीछे ही हैं, गायब हैं। वैसे तीनों प्रमुख दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उसने दिल्ली में लोक लुभावन वादों की तो झड़ी लगा दी है। फ्री बी योजनाओं के जरिए वोटरों को साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है तीनों दलों के द्वारा। दिल्ली में पिछले वर्षों में कांग्रेस की जगह आपने उनके वोट बैंक को, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले ली है और मुकाबला अब सीधे बीजेपी से आम आदमी पार्टी का हुआ करता है। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने जा रही है क्या? जानकार ऐसा नहीं मानते। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस पार्टी ने फ्रेंडली मैच का भ्रम तोड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरी में खुलकर मैदान में आने से हिचकिचा भी रही है, यानी दुविधा में। मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर से राहुल गांधी की रैली आपके लिए खुला संदेश भी था कि अपने पारंपरिक वोट को लेकर कांग्रेस सजग भी हुई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल की सियासत झूठ पर टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के 12 साल के शासन की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा मान रही है। बीजेपी केजरीवाल को आज भी भ्रष्टाचार की आरोपी मान रही है। 2013 के से पहले तक कांग्रेस के वोट बैंक पर, जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, उस पर अब आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरते गिरते 4% तक सिमट गया था, लेकिन 2013 में 29% वोट शेयर वाली आम आदमी पार्टी 2020 में 62% वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2015 और 2020 में तो कांग्रेस अपनी खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन बीजेपी ने 2013 के बाद हमेशा अपने वोट शेयर में थोड़ा इजाफा ही किया है। साथ ही लगातार दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, वो चाहे आप 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, लगातार जीती है। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल तो दिलचस्प हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहरीली हवा में सांस लेने वाली दिल्ली क्या कभी प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ को भी मुद्दा बनाएगी? यह देखना भी बाकी है कि ये सब मुद्दे कब बनेंगे दिल्ली के। तो भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। सुनिए क्या कहना है भाजपा का। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-25, 30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे ध्यान भी हुआ है, लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। तो वही कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाह रही है। बर्बाद किया है केजरीवाल ने दिल्ली को, तुमने कालका जी को। 10 साल सांसद रहे, 10 साल। आज भी तीनों पार्षद इनके सांसद हैं। क्या काम हुए? चलिएगा। नाली, सीवर, सड़क, तारों के जाल, कूड़ा और गंदगी, अपराध, सब लोग दुखी और परेशान है, बदलाव चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के नई दिल्ली के प्रत्याशी परवेश साहिब सिंह वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाया। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, उनको भी सुन लेते हैं। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर
माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? तो बीजेपी तो हमला कर ही रही है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक हो रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे? तो ये जो दिल्ली की राजनीति है, बड़ी इस बार लगता है कि पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो इस बार कुछ ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो रही है क्योंकि शायद त्रिकोणीय हो रही है। कितना त्रिकोणीय हो रही है, क्या असर होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी इस खास चर्चा में। मेहर मिश्रा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। मेहर जी आपका भी। हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो जुड़े हुए हैं ही। मैं पहले सीधे धीरज के पास चलता हूं और कुछ अपडेट लेता हूं। धीरज, इस समय क्या लगता है कि आपको, जिसे कहते हैं कि कांग्रेस ने काफी कुछ किया, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार दिया, अजय माकन ने, संदीप दीक्षित ने बहुत ताल ठोके, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना त्रिकोणीय होगा, मुझे जरा ग्राउंड की स्थिति बताइए। आपको ग्राउंड में कांग्रेस कितनी लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, बताइए। देखिए, ये सवाल दिल्ली की हर जनता जानना चाहती है कि क्या इस बार के मुकाबले में कांग्रेस कितनी मजबूती से अपनी जो खोई हुई जमीन को हासिल करना चाह रही है या कांग्रेस प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है। हमने जिस तरीके से सीलमपुर की रैली को देखा और उस रैली में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि इस बार जबकि राहुल गांधी सीलमपुर पहुंचेंगे तो अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि दिल्ली की में जो ईमानदार आदमी आए थे और कांग्रेस को बेईमान बताकर उनकी ईमानदारी का क्या हुआ। जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित इतने एसीओ में रहती है, तो वो आदमी ये जरूर बताते कि आखिरकार जो शीश महल है उसमें कितने एसी लगे हैं। आपने कहा था कि जमुना के प्रदूषण को हम साफ कर देंगे और 2022 में आपने कहा था कि हम डुबकी भी लगाएंगे। तो ऐसे सवाल की उम्मीद तो जनता के साथ थी बिल्कुल। और इसी उम्मीद के सहारे कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे, जो सारे कैंडिडेट जो ये सोच रहे थे कि एक बार हमें जरूर राहुल गांधी की तरफ से इस चुनावी जो शंखनाद में एक हमें धार मिलेगा, जैसा कि धार जिसकी शुरुआत संदीप दीक्षित ने की या जिसकी शुरुआत आप कह रहे थे कि अजय माकन ने की और साफ तौर पे केजरीवाल को देशद्रोही तक कहा, एक तरीके से फर्जीवाल ने भी कहा। लेकिन एक तरीके से एक निराशा का स्वर हमें सीलमपुर से देखने को मिला और उसकी वानगी आज अंतिम रूप में भी हम आज देख सकते हैं कि आज एक बहुत बड़ी रैली हमें नई दिल्ली में देखना था और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमें संदीप दीक्षित को आज बुस्टअप करना चाहिए था राहुल गांधी के जरिए, लेकिन राहुल गांधी ने चाहे कारण जो भी हो वहां नहीं पहुंचे। फिलहाल तो लगता है कि कदम वापस खींच लिया राहुल गांधी ने। आता हूं आपके पास, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विनोद जी, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में त्रिकोणीय हो पाएगा और कितना त्रिकोणीय हो पाएगा, असर की बात तो बाद में, लेकिन जिस तरह से कि अभी धीरज भी बता रहे थे कि आज बड़ी रैली होने वाली थी लेकिन लगता है कि कदम वापस खींच लिए हैं। दूसरी तरफ अजय माकन को किस तरह साइड किया गया वो भी हमने देखा ही है, अजय माकन कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। संदीप दीक्षित वो थोड़े बहुत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं का तो आज था प्रोग्राम, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस ने वापस कदम खींच लिए। सच में त्रिकोणीय बना पाएगी कांग्रेस, बना रही है? देखिए, ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का तो सबसे बड़ा जो ठेका है, एक तरह से आप कहें कि कांग्रेस के नेता में राहुल गांधी की थी। कल जो आपने कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारकों की जो सूची आप देखे होंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सारे अपने स्टार प्रचारक को दिल्ली में लगाया है। तो जनता तो जरूर उम्मीद कर रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी कम से कम एक लड़ाई में जरूर इस बार दिखेगी जी। और वो लड़ाई में दिखे, इसके लिए कंफ्यूजन क्या है, जो आज संदीप दीक्षित, धीरज बता रहे थे कि आज संदीप दीक्षित के कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा होनी थी,
तो वो शायद एक मैसेज था कि राहुल गांधी एक मजबूत लड़ाई देने के मूड में हैं। और अगर राहुल गांधी आज इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुए तो ये तो लोगों में एक भ्रम जाएगा कि राहुल गांधी इस कंफ्यूजन में है कि वो कांग्रेस के सिर्फ नेता हैं या इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता हैं। अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिन परसों ही वो बिहार के दौरे पे थे, लालू यादव ने खुलेआम कहा ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाओ, लेकिन राहुल गांधी सीधे लालू यादव के घर पे गए, उनके गौशाला से लेके हर जगह विजिट कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे। तो वही एक्सेप्ट वो जो ये चाह रहे हैं कि विपक्ष उनको नेता माने और विपक्ष का नेता बने, इसी कंफ्यूजन में वो शायद मुझे लगता है कि वो इस मुकाबला में सीधे राहुल गांधी सामने में नहीं आना चाहते हैं। कांग्रेस के जो दूसरे नंबर के नेता है संदीप दीक्षित बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं जी। यहाँ और लोकल लीडर को आप देखें, अलका लांबा है या और जो सारे कांग्रेस के लीडर हैं अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उनके सामने में है कि ये 4% का वोट शेयर जो है ठीक है, वो कैसे कम से कम आप 20% 25% में लाएंगे, तभी तो जब कुछ आप सीटें मुकाबला निकलेंगी। करते हुए दिखेंगे। हाँ। ऐसा करने में आपको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से लड़ते हुए दिखना पड़ेगा, पोस्चरिंग करने से नहीं होगा। ठीक है। मिहिर जी, क्या आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने जो खुली धमकी दी थी कि अजय माकन के खिलाफ एक्शन लो नहीं तो इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे, वो तो खैर नहीं किया, 24 घंटे बीत भी गए, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला मिहिर जी कि एक एक करके इंडी गठबंधन के बाकी दल जो हैं उन्होंने, बहुत सारे दलों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बयान दिए, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कदम बढ़ा रही थी कांग्रेस, उसको बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हो गई है क्या मिहिर जी? लालचंद जी, एक्चुअली इसमें दो पहलू इसके हैं। पहला पहलू ये है कि कांग्रेस इस देश में खुद को, जब से वो सत्ताच्युत हुई है, सत्ता से हटी है साल 2014 में, तब से खुद को विपक्ष के नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार मानती रही है। जैसे कभी 60 साल उसने कांग्रेस ने रूल किया, तब खुद को स्वाभाविक रूप से सत्ता का हकदार मानती थी। अब वो विपक्ष का जो लीडरशिप की बात आती है तो कांग्रेस का स्वाभाविक दावा होता है, और ठीक है, बनता भी है, भाई बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन वो इतिहास था। अब वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है। यथार्थ क्या है? कांग्रेस कितने राज्यों में सीमित रह गई है। सवाल यह है कि विपक्ष में जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें बुरी तरीके से नाकाम रही। और ये हम सब लोगों ने देखा है लालचंद जी की हरियाणा में भी ये खेल देखने को मिला, बाकी स्टेटों में देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। तो आखिर ऐसा वो कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस अब एक इरिटेंट का रोल निभाती है? एक्चुअली कांग्रेस अब दिक्कत क्या है कि वो जो एक स्वाभाविक दावेदारी थी उसको कांग्रेस ने खुद ब खुद गंवा दिया। तो स्थिति यही है। और जहां तक दिल्ली चुनाव की अगर बात करूं, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कहीं लड़ाई में है ही नहीं। मैं भी एक बहुत दिलचस्प आप भी एकदम रिजेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस को चुनाव में। हाँ, कांग्रेस को आप भी एकदम बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। और अब इसकी वजह यह है लालचंद जी कि पिछले चुनाव का आंकड़ा मैं बताऊं, कम से कम ऐसी 10 सीटें थी जहां पर 5000 से कम वोटों का निपटारा हुआ, इंक्लूडिंग पटपरगंज, और ऐसी कई सारी सीटें थी। ठीक है। 5000 में नंबर 1 कौन? आप। नंबर 2 कौन? बीजेपी। कांग्रेस तो कहीं सीन में थी। चलिए नंबर 2 के पास मैं जरा चलता हूं, जिसको आप नंबर 2 कह रहे थे। एसएन सिंह जी, ये क्या गेम होता है? देखिए, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसका फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन आपसे एक सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में आप देखिए 2014, 2019, 2024 सातों की सातों सीटें आपका वोट प्रतिशत बम्पर, बिल्कुल कभी 56%, कभी 60%, 55% से ऊपर। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आपको 3 कोना बनने की तलाश है, त्रिकोणीय बनने की, कि यह मुकाबला त्रिकोणीय बने तो आपकी कुछ ज्यादा सीटें निकलेंगी। लालचंद जी, देखिए, दिल्ली के चुनाव का परिणाम बहुत सार्थक, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो है विकास के मुद्दे को लेकर गई है, मोदी जी के गारंटी को लेकर गई है, और जो उजाला, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए पूरे देश में जो कार्य की उसको लेकर गई है। हमारे भी मित्र आम आदमी पार्टी के यहाँ पे, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बोल रहे थे, उनसे आज दिल्ली की जनता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में सरकार चला रही थी, वहां पे जब चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तो जनता ने उससे पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के चुनाव में भी जवाब दिया, और जनता भारतीय जनता पार्टी के विश्वास, विकास और प्रयास पर मुहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, भैया क्यों भाग रहे हैं?
आप तो अल्लाह की ईमानदारी का चादर ओढ़ कर आए थे कि हम कट्टर ईमानदार होंगे। कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्टाचार कैसे हो गया, किसके कारण हो गया? क्या कांग्रेस के नाते आप भ्रष्टाचारी हो गए, या स्वयं आपने जब ये देखा कि नहीं भ्रष्टाचार करना ही हमारा अनिवार्य है, इस नाते आप भ्रष्टाचारी हो गए? आज दिल्ली की जनता पूछ रही भैया हम विश्वास कैसे करें और किन चीजों पर विश्वास करें? आपने कहा स्वच्छ पानी देंगे, कभी पानी आता ही नहीं। अगर पानी ज्यादा आ जाएगा समझ गया, तो केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है। अगर पानी नहीं आएगा तो लोग पानी के बिना मर जाएंगे। तो कट्टर भ्रष्टाचारी जो है वो सुबह दोपहर शाम 3 तरह के झूठ बोल रहे हैं। चुनाव में अलग झूठ, चुनाव के बाद अलग झूठ, लोकसभा में अलग झूठ, विधानसभा में अलग झूठ। लेकिन जानते हैं लालचंद जी, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि देखिए जो झूठ की नाव है वो झूठ की नदी में बहाई जा रही थी। मुझे लगता है कि झूठ की नाव और झूठ की ये तो समझ में आ रही, ये समझ में आ रही है क्या भ्रष्टाचार और जो अव्यवस्था है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली से समाप्त होने वाली। जीरो मतलब जीरो, लालचंद जी लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं गारंटी देकर कहता हूँ हम लोग तो फिर मिलेंगे ही जरूर जब नतीजा आएगा। लेकिन आपके लिए चुनौती है, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। धीरज, पिछली बातचीत में मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रही है, ठीक। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी मजबूती से लड़ रही है। और पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए, पहले जो भारतीय जनता पार्टी लड़ी 2015 में, 2020 में, उससे इस बार आपको क्या अलग दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में? और कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई पड़ रहा है क्या कि अगर भाजपा ये भी मान करके चल रही है कि अगर बहुत ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबला नहीं भी होती है तो भी हमें अपने लड़ाई को इस तरह से मजबूती से लड़ना है और इस बार केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है, अरविंद केजरीवाल को, यह तैयारी आपको भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है इस बार? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा है। और जिस तरीके की तैयारी है, देखिए आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पे बहस करना चाहती है। आम आदमी पार्टी झुग्गी का सवाल उठाती है तो बीजेपी झुग्गी तक पहुंचती है और लोगों को ये बताती है कि आपके लिए इतने झुग्गी का निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बवाना जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने 52,000 फ्लैटों को देखा और साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिद के आगे ये फ्लैट गरीब लोगों को नहीं मिल पाया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यही हम गरीब जो सफाई कर्मी हैं उनको हम फ्लैट बना कर देंगे। तो बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि फ्लैट तो बने हुए हैं, आपने 11 साल में फ्लैट उनको दिया नहीं। चाहे यमुना के पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा के मुद्दा हो, चाहे दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा हो या दिल्ली के करप्शन का मुद्दा हो, नेक टू नेक फाइट देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर आप देख सकते हैं। और अगर आप बारीक से सीट दर सीट भी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उस विश्लेषण में ये आपको बहुत चीजें साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार का जो चुनाव प्रबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो चुनावी घोषणा पत्र है, इन घोषणा पत्र से साफ तौर पर यह झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी भरोसे नहीं है कि त्रिकोणीय मुकाबला ही हो। विनोद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको इस तरह से तैयार दिखाई पड़ रही है इस बार कि चलो त्रिकोणीय मुकाबला जितना होगा ठीक है, वो बोनस के तौर पर जितना फायदा मिल जाए, नहीं तो अपने मुकाबले की पूरी तैयारी कर रही है, जैसा कि अभी धीरज कह रहे थे? लाल जी, मैं सबका सुन रहा था, धीरज का भी सुना, सिंह साहब का भी सुन रहा था, मिहिर जी को भी बता रहे थे। तो मैं ये देख रहा हूं कि दिल्ली में सारी पार्टियों ने तो अपने अपने तरफ से मुद्दे सबने डाला है। मुद्दे के साथ साथ फ्रीबी की, रेवड़ी की, जो भी हो सकता है सब अपने अपने तरफ से कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली का मुद्दा क्या है, ये बात कोई समझ नहीं रहा। दिल्ली के मतदाता भी अपने लिए कोई मुद्दा तो रखे होंगे। क्या दिल्ली के लोग भूल गए होंगे कि जिस पॉल्यूशन जहरीली हवा में वो 4 महीने सांस लिए हैं, दम घुट घुट के उनके बच्चों का स्कूल बंद था, अस्थमा के हजारों पेशेंट हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। क्या दिल्ली के लोग भूल गए हैं कि कैसे यमुना की गंदगी के कारण हजारों लाखों लोग
जो पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ बनाने नहीं जा पाए थे? क्या दिल्ली के लोग भूल गए हैं कि दिल्ली में जो व्यवस्था थी कि पानी के बरसात में 4 लोग वहां करंट लगने से मर गए थे? सीधे सीधे आपने देखा एक IAS एस्पिरेंट की मौत को। तो क्या ये सारे लोग दिल्ली के भूल गए हैं? दिल्ली के लोग बस यही याद रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए दे देगी, कांग्रेस पार्टी 2500 रुपए दे रही है, बीजेपी इतनी दे रही है, यही सिर्फ रखेगी। ये सोचना गलत है। चुनाव को जिस तरीके से मीडिया कैंपेनिंग और सोशल मीडिया कैंपेनिंग में ये लोग लड़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का, लोगों का मूड क्या है दिल्ली में, और वो मूड क्या कह रहा है कि 12 साल के केजरीवाल के एंटी इनकम्बेंसी में कहां तक ये जो उनका अपना फ्रीबी का स्कीम है वो कितना काम कर पाएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। जहां रही त्रिकोणीय मुकाबला, वो सब कुछ कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि उनका अपना मुस्लिम वोट कितना वापस आता है या नहीं आता है। और अगर वापस आता है तो कांग्रेस मजबूती से दिल्ली की बार्गेनिंग की तरह ही फिर यूपी में भी करेगी, बिहार में भी करेगी, सब जगह कांग्रेस पार्टी एक अपना आधार बनाएगी। बिल्कुल। मिहिर जी, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरह बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके लोगों पर भ्रष्टाचार के लगे, जिस तरह से कि विफलताओं की तमाम बातें आ रही, प्रदूषण की बात विनोद जी कह ही रहे थे, कूड़े की बात जो है वो है ही, गर्मियों में पानी ना मिलना, बरसात में इतना पानी मिल जाना कि सबके घरों में घुस जाना, ये तमाम तरह के ऐसी बड़ी लिस्ट है। क्या इस बार आपको पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं इस बार पहली बार? लालचंद जी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक किताब जारी की गई है। किताब का शीर्षक है बीजेपी की उपलब्धियां। तो कहने का मतलब इस चुनावी सीजन में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक पॉलिटिकल गेम चलता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम सब जानते हैं राजनीति है, चुनाव भी होगा, हार जीत भी होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी इसको आप इतना पानी पी कर कोस रहे थे, उन्हीं के मुद्दों को आपने अपना संकल्प पत्र में स्थान दे दिया, जगह दे दिया, और साथ में ये भी ऐड ऑन कर दिया कि भाई जो कल्याणकारी योजना थी जिसके लिए आप पानी पी कर कोस रहे थे, कि आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा कुफ्र कर दिया, फ्री पानी देकर, फ्री बिजली देकर, आप भी तो वही दे रहे हैं, साथ में सिलेंडर का आपने तड़का भी दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जिस पिच की पहलवान है, चैंपियन है, उसको उसी के दांव पेच में आप कभी परास्त नहीं कर सकते। बीजेपी अति विश्वास में है। अति विश्वास करना ठीक है, कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। इस पर एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने उनकी चीजों को ही अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। तो जरा बताइए आपने एक्स्ट्रा क्या किया है अपने घोषणा पत्र में, या आपकी योजना में क्या है? दरअसल दिल्ली की जनता समझ रही है कि हमने क्या किया। ईमानदारी और समझदारी में यही अंतर होता है। हमने बात की पाठशाला की, उनका था मधुशाला। हमारे मित्र बताएं कि कहीं भी मधुशाला की बात हुई हो, जो कहा जाता था कि भाई हम दिल्ली में बड़े ईमानदारी से रहेंगे, हम कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे, हम तो विकास के कार्य करेंगे, हम लंदन पेरिस की तरह सड़कें बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे, सब कुछ छोड़ ये क्या। एक एनजीओ की रिपोर्ट आई है कि 40% नवयुवक, नए युवक जो कभी दारू हाथ ही नहीं लगाए थे, ऐसी योजना जो केजरीवाल जो अब भी कहते हैं कि दोबारा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन योजना को लागू करेंगे और पूरी दिल्ली के जो युवा है उनको भ्रष्टाचार में ले आ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, हम विकसित भारत के संकल्प के साथ जाते हैं, हम मोदी जी के उस गारंटी के साथ जाते हैं जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है। हम बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को तो पूरा करेंगे ही। हम दिल्ली का वह विकास करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है। हर प्रदेशों में अलग अलग लोगों की सरकार हो सकती है, लेकिन दिल्ली संपूर्णता के भाव से ठीक है। मिहिर जी वो कह रहे हैं, मिहिर जी वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण वाला तो जारी रहेगा ही। सुनिए ना, अभी इनकी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, शायद अब वो नहीं है मुख्यमंत्री और ना आगे होने वाली है, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पुनः वही भ्रष्टाचार वाली योजना, वही 2 बजे तक दारू बेचने वाली योजना, वो फ्री में फ्री देने वाली योजना का मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। जैसा मिहिर जी को नहीं, मिहिर जी वो कह रहे हैं कि भाई वो योजना तो हम जारी रखेंगे, लेकिन ज्यादा पारदर्शिता के साथ, ज्यादा कुशलता के साथ, और अतिरिक्त जो हमारी चीजें हैं वो तो हैं ही, वो तो अलग से हैं। और मधुशाला नहीं, पाठशाला, मधुशाला नहीं। मिहिर जी आपका रिएक्शन। दिल्ली में आप जिस किसी भी इलाके में रहते हो सिंह साहब, मेरा एक विनम्र निवेदन आपसे है, 10-15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे, 10-15 किलोमीटर उधर जाएंगे तो यूपी में प्रवेश कर जाएंगे। जिस मधुशाला की आप बात कर रहे हैं,
तो वो मधुशाला तो वहां है, हर कदम पर दिखती है। हाँ उसी नहीं, मधुशाला की बात लेकिन करें, इसमें एक बात अलग है कि दिल्ली की जो शराब नीति रही और उससे संबंधित जो घोटाले की बात है वो एक अलग इशू है, और कोई बताइए ना, उस पर अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उसके लिए आज उपलब्धियों की किताब आ गई है, उसकी एक प्रति निःशुल्क भिजवा दूंगा। एक उपलब्धियों की किताब आ गई है, भिजवा दूंगा निःशुल्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोगों को किताब तो वो भी बहुत पहले से जारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, शुक्रिया एहसन सिंह जी, मिहिर जी, शुक्रिया विनोद सर जुड़ने के लिए, और धीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज के इस वक्त में हमने बात की कि दिल्ली का मुकाबला कितना